चलिए सेक्शन 17 स्टार्ट करते हैं। कल आपको सेक्शन 15 से और 18 तक बताया था, इसमें बीच में एक सेक्शन रह गया था, सेक्शन 17 अपील। ठीक है, देखिए सेक्शन 17 में बताया गया है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम में अपील का क्या प्रोविजन है। इस पर कई बार शॉर्ट नोट आ चुका है आपके क्वेश्चन पेपर में। छोटा सा क्वेश्चन आता है 9 नंबर का कि मजदूरी वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में सेक्शन 17 में अपील के संबंध में क्या प्रावधान है। तो देखिए धारा 17 में जो अपील के बारे में दिया गया है, इसमें अपील किसके खिलाफ हो सकती है। धारा 15 के अंतर्गत जो प्राधिकारी नियुक्त किया गया था, 15 में प्राधिकारी कौन था, याद है कुछ? 15 में किसको प्राधिकारी बनाया गया था? हमने किसकी बात की थी सेक्शन 15 में? कोई है या नहीं है इसमें वही सुनने वाला? मैम सुन तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैम मुझे याद नहीं है ऐसा। चलिए, मैंने क्लासेस ली नहीं थी ना पिछली वाली, इसलिए चलिए देखिए रह गई थी वो मेरी। सेक्शन 15 में हमने आपको बताया था कि निरीक्षक होता है, है ना। वो निरीक्षक देखता है कि सभी को वेतन समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर यदि समय पर मिल रहा है तो कटौती तो नहीं हो रही है बेकार की। तो ये सारी चीजें देखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम है निरीक्षक। सेक्शन 15 में उसी व्यक्ति के खिलाफ अपील का प्रावधान भी है। वहां पर हमने आपको कहा था कि इसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो अंतिम होंगे, लेकिन सेक्शन 17 में कहा गया है कि उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है। और ये अपील कब होगी? इस देखिए सेक्शन 17 में लिखा है विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑन विच द ऑर्डर और डायरेक्शन वाज मेड। जिस दिन वो आदेश या निर्देश दिया गया था, जिसकी हम बात सेक्शन 15 में हमने आपको कल परसों बताया था, उसके खिलाफ 30 दिन के भीतर कुछ मामलों में अपील की जा सकती है। 30 दिन के भीतर कुछ मामलों में अपील की जा सकती है। और कौन से मामले होंगे जिनको की जा सकती है? हेलो हाँ बताओ। मैम, आवाज बहुत कट रही, मैम समझ नहीं आ रहा मैम। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? आवाज मेरे पास तो आवाज कोई मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं मेरे आसपास, तो कैसे आएगी आवाज? और चलो और तेज बोलने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 17 में धारा 15 में जो निरीक्षक नियुक्त किए गए थे उनके खिलाफ अपील का प्रोविजन है। ठीक है, ये अपील का प्रोविजन उनके खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील में जाया जा सकता है। 30 दिन के भीतर, किस दिन से 30 दिन के भीतर? जिस दिन उन्होंने वो आदेश दिया था या निर्देश दिया था। अब यहाँ पर कौन से आदेश निर्देश की बात कर रहे हैं? अगर आपको कल का कुछ याद हो तो आदेश किस चीज का, कि अगर किसी नियोजक ने समय पर भुगतान नहीं किया है तो उसे समय पर भुगतान करने का निर्देश, या किसी व्यक्ति की अगर कटौती कर ली गई है सैलरी में तो उस कटौती को वापस करने का आदेश। ये आदेश के खिलाफ अपील में जाया जा सकता है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। ठीक है, अब कौन कौन से मामलों में जाया जा सकता है? हर इस एक्ट में आप शुरू से ही याद रखिए सिर्फ 2 ही मामले हैं, समय पर वेतन देना और वेतन में कटौती करना। देखिए सेक्शन 17 में ही बताया गया है बाय द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेज अंडर सेक्शन 3 इफ द टोटल सम directed to be paid by way of wages and compensation exceed 300 rupees or such direction has the effect of imposing on the employer or the other person a financial liability exceeding 1000 rupees। यहाँ कौन कौन से आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है? देखिए पहला तो आदेश है जिसमें नियोजक या मजदूरी अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि वह समय पर भुगतान करे या फिर की गई कटौतियों को वापस करे। लिख रहे हैं आप लोग तो मैं उसी हिसाब से बोलूं, और ऐसे ही अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहला हेडिंग जैसे डाल लीजिए ऊपर अपील, फिर उसमें लिख लीजिए कि अपील किसके खिलाफ होगी। तो वहां पर बताया गया है कि अपील धारा 15 में अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के विरुद्ध। फिर किन मामलों में अपील होगी? एक सेकंड रुकिए, मैं लिख रहा हूँ फिर। अच्छा लिखिए। जी मैम। या मैम इसकी रिकॉर्डिंग होती है क्या? रिकॉर्डिंग वही इस वाले की, तभी तो हम ऐप पे जा रहे थे कि ऐप में रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो आप लोग बाद में भी देख सकते हो।
इसमें तो नहीं होती रिकॉर्डिंग पे। मैम मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूँ, एक सेकंड। यस मैम, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी ठीक है। मैम। देखिए सबसे पहले अपील धारा 17, फिर इसमें है किसके विरुद्ध की जा सकती है, तो धारा 15 में अंतर्गत जो प्राधिकारी नियुक्त किया गया है उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान है। ठीक, फिर आता है कितने दिनों में की जाएगी, तो इसके लिए टाइम दिया हुआ है विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑन विच द ऑर्डर और डायरेक्शन वाज मेड। जिस दिन निर्देश या आदेश दिया गया था उस निर्देश या आदेश के 30 दिन के भीतर ये अपील की जा सकती है। फिर कौन से आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, या फिर कह सकते हैं हम किन मामलों में अपील की जा सकती है, तो एक ऐसे आदेश के खिलाफ की जा सकती है जिसमें कि नियोजक या मजदूरी अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, देखिए सेक्शन 3 में हमने बताया था आपको कि नियोजक या मजदूरी देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन माने जा सकते हैं। ये एक्ट 3 जगह लागू होता है, कारखाने पर, रेलवे में और अन्य संस्थापनों पर। उन जगह निरीक्षक अलग अलग तरीके के होते हैं जो भी वहां पर नियुक्त किए जाते हैं, और सैलरी देने के लिए भी वही लोग उत्तरदायी होते हैं। तो मजदूरी अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अगर गलत कटौती कर रहा है तो गलत कटौतियों को वापस कर दे, या फिर यदि उसने समय पर भुगतान नहीं किया है तो समय पर भुगतान कर दे। इसके खिलाफ दूसरा है आदेश इसमें कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत अगर किसी को प्रति कर के भुगतान का आदेश दिया गया है तो उसके खिलाफ अपील में जाया जा सकता है। या फिर थर्ड इसका है कि यदि सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत किसी कर्मचारी पर या किसी नियोजक पर कोई जुर्माना लगाया गया है तो इन जुर्माने के खिलाफ भी अपील में जाया जा सकता है। अब कुल मिलाकर कौन कितनी चीजें हो गई यहाँ पर किसके खिलाफ अपील में जाया जा सकता है, 4 चीजें। ठीक है, पहली है अगर गलत कटौती की गई है उसके लिए, दूसरा है अगर समय पर वेतन नहीं दिया गया उसके लिए, तीसरा हो जाएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में अगर किसी को प्रति कर के भुगतान का आदेश दिया गया उसके खिलाफ, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में अगर किसी जुर्माने या शास्ति का आरोप लगाया गया है उसके खिलाफ अपील में जाया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है ये अपील कौन करेगा। ठीक है, अपील कौन करेगा, कहाँ करेगा, तो कहाँ करने के लिए तो यह दिया हुआ है कि जहां भी जैसा वो हो, जैसे कि दिया हुआ है इन ए प्रेसिडेंसी टाउन्स बिफोर द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज एंड एल्सवेयर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि अगर प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं तो वहां पर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में, और अगर कहीं और है तो वहां पर जिला न्यायालय में ये अपील की जा सकती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन में कि अपील कौन करेगा। तो अपील कौन करेगा, इसके लिए देखिए कौन कर सकता है अपील, यहाँ तक अगर पढ़कर समझ में आ रहा है कुछ तो। हाँ भाई, कौन कर सकता है अपील? ऐसे कैसे काम करता मैम एम्प्लॉयर कर सकता है है? और नियोजित व्यक्ति, और अदर पर्सन। देखिए साफ साफ दिया हुआ है इसी में, मैंने अभी जो पढ़ के बोला था आपको, बाय द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल पेमेंट ऑफ वेजेस। कोई भी नियोजक या धारा 3 के अंतर्गत मजदूरी अदा करने के उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपील की जा सकती है। देखिए यहाँ पर इस एक्ट में इसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, यानी कि मजदूरी भुगतान अधिनियम। अब मजदूरी भुगतान कौन कर रहा है? नियोजक कर रहा है। तो उसके दो कर्तव्य हैं, एक तो समय पर भुगतान करे और एक पूरी सैलरी भुगतान करे। पूरी सैलरी का मीन्स है यहाँ पर सेक्शन 7 में जो कटौती कही गई है की जा सकती हैं, उन कटौतियों के अलावा और कोई कटौती ना करे। ठीक है, ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो ऐसा करे। और अगर उसने ऐसा किया है फिर भी कोई व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत लेके जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, या निरीक्षक ने उस पर जुर्माना लगा दिया किसी व्यक्ति की शिकायत पर कि भाई इन्होंने मुझे कटौती करी, जबकि उसने सही कटौती की थी लेकिन फिर भी उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया या उसको आदेश दिया गया, तो वो व्यक्ति उस निरीक्षक के आदेश के खिलाफ अपील में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जाएगा अपील में? बाय द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेज अंडर सेक्शन 3। नियोजक जा सकता है,
या फिर मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपील में जा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति हर समय नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं? जबकि देखिए लिखा है इसी में, आप अगर दिख रहा हो आपको, इफ द टोटल सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाय द पे ऑफ वेजेज एंड कंपनसेशन एक्सीड 300 रुपीज। यदि उनको जो निर्देश दिया गया है भुगतान करने के लिए वो 300 रुपए से अधिक का हो, यानी कि अगर 300 रुपए से कम का उन्हें भुगतान करने का आदेश दिया गया है तो उसके खिलाफ कहीं कोई अपील का प्रावधान नहीं है। अपील तभी की जा सकती है जबकि नियोजक को 300 रुपए से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया गया हो, या भुगतान के अलावा अगर उस पर जुर्माना लगाया गया हो तो उसकी धनराशि 1000 रुपए। लिखा है ना, देखिए, इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग ऑन द एम्प्लॉयर और द अदर पर्सन ए फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सीडिंग 1000 रुपीज। या तो जो निर्देश दिया गया वो 300 रुपए या उससे ज्यादा का हो, या उस पर जो जुर्माना आरोपित किया गया है वो 1000 रुपए या इससे ज्यादा का हो, तब कोई भी नियोजक या उत्तरदायी व्यक्ति अपील में जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तो हो गया नियोजक की बात, तो क्या वो व्यक्ति भी जा सकता है जो कि नियोजित है? तो इसी के लिए सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1 में बी दिया हुआ, बाय एन एम्प्लॉयड पर्सन, एक एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा भी अपील की जा सकती है, और एनी लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफिशियल ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, और एनी इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, or any other person permitted by the authority to make an application under subsection 2 of section 15। इसके अलावा कहा गया है नियोजित व्यक्ति के अलावा और कौन कौन जा सकता है अपील में? स्वयं नियोजित व्यक्ति। दूसरा, कोई विधिक व्यवसायी जो कि उसकी ओर से लिखित प्राधिकार द्वारा प्राधिकार प्राप्त किया गया हो, या तीसरा दिया है एक ऐसे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी जिसको कि लिखित रूप में प्राधिकार दिया गया हो, या इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक, या सेक्शन 15 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी की आज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें अपील जा सकता है। अब ये लोग अपील में कब जाएंगे? देखिए भाई, नियोजक का हमने बताया अपील में कब जाएगा, जबकि उसको 300 रुपए का आदेश दिया गया भुगतान करने का, या फिर उसको जो जुर्माना दिया गया है 1000 या 1000 से ज्यादा का हो। और नियोजित व्यक्ति कब जाएगा? नियोजित व्यक्ति तभी जाएगा जबकि उसकी सैलरी में से 20 रुपए या उससे अधिक की राशि रोक ली गई हो। इसी में देखिए सबसेक्शन बी में ही है, if the total amount of wages claimed to have been withheld from the employed person exceeds 20 rupees, or from the unpaid group to which employed person belong exceed 50 rupees। या तो नियोजित व्यक्ति से 20 रुपए की राशि रोक ली गई हो, या फिर एक वर्ग में से इकट्ठा 50 रुपए या उससे अधिक की राशि रोक ली गई हो। अकेला व्यक्ति है तो 20 रुपए से अधिक का मामला होगा तभी अपील में जाएगा। यदि ग्रुप है, ग्रुप का मतलब है एक ही समय में एक ही तरीके के काम करने वाले लोगों का इकट्ठा कटौती की गई है, तो वहां पर यदि 50 रुपए से अधिक कटौती की गई है तब भी ये लोग अपील में जा सकते हैं। और 17 सबसेक्शन 1C में कहा गया है कि अपील ऐसे व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है जिसको सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जुर्माना अदा करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, बाय एनी पर्सन डायरेक्टेड टू पे ए पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 15। अब आप बताइए सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है? सेक्शन 15 सबसेक्शन नहीं बताना। सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियोजक से बदला लेने के लिए कोई मैलिशियस एप्लीकेशन डालता है, यानी कि विद्वेषपूर्ण कोई आवेदन देता है जिससे कि नियोजक परेशान हो, तो ऐसे आवेदन के खिलाफ उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और वो व्यक्ति
उस जुर्माने के खिलाफ अपील में जा सकता है। अगर ये बात झूठ है तो, अगर सत्य है तब तो जुर्माना देगा ही, लेकिन अगर झूठ मूठ उसने कोई ऐसा आवेदन किया है जिससे कि नियोजक परेशान हो तो उसके खिलाफ भी अपील में जाया जा सकता है, यदि वो एप्लीकेशन झूठ निकलती है तो। ठीक, अब आता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, जिसमें कहा गया है आपका, इसमें देखिए आगे, यहां तक समझ में आ रहा है कि अपील में कौन जाएगा, किसके खिलाफ और कब? देखिए शॉर्ट नोट में आता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता ये। ये देखिए सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, ये बाद में ऐड किया गया है और इसमें बताया है आपको, देखिए ऐड किया गया है आपका 1964 में। इसमें कहा गया नो अपील अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the authority to the effect that the applicant has deposited the amount payable under the direction appeal against। यहाँ कहा गया है कि कोई भी अपील तब तक नहीं लगेगी या कोई भी अपील तब तक नहीं डाली जा सकती जब तक कि वो पैसे, वो रुपए जो कि निर्देश में कहा गया था देने के लिए, वो रुपए जमा ना कर दिए गए हों, तब तक कोई भी अपील नहीं डाली जाएगी या कोई भी अपील की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, ऊपर हम बार बार कह रहे हैं ना, जुर्माने के खिलाफ या इतने रुपए जमा कर दे उसके खिलाफ या 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा दे तो उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। तो ये रुपए जो कहे जा रहे हैं, ये रुपए पहले जमा करने होंगे। अगर ये रुपए जमा नहीं किए गए हैं तो तब तक वो व्यक्ति अपील लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अपील में अगर देखिए मान लिया हार गया या जीत गया जो भी है, तो वहां पर तुरंत फैसला नहीं हो पाएगा, और अगर पैसे पहले से ही जमा होंगे तो जिसके पक्ष में आएगा उसको पैसा तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए सब सेक्शन 2, सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई आवेदन दिया गया है अपील के लिए तो वहां पर ये कह रहे हैं कि जो पहले आपने कहा था कि सेक्शन 15, 2, 3, 4 इन सब में कि कोई भी अगर निर्देश दिया है निरीक्षक ने तो वो अंतिम माना जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आदेश अंतिम ही माना जाएगा यदि उसके खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं की गई है तो। ठीक, सेक्शन 15 में हमने आपको एक चीज बताई थी कि निरीक्षक का आदेश अंतिम होगा। तो यहाँ पर भी ये प्रोविजन कहा गया है कि अगर किसी निरीक्षक के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है तो वो आदेश अब भी अंतिम ही माना जाएगा। इसलिए लिखा है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, इसको सेव किया गया है। ठीक है, सेव का मतलब उस चीज को बचाया गया है कि अगर अपील नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतिम नहीं रह गया, वो अंतिम ही होगा। इसको सेव वर्ड इसीलिए डाला गया, देखिए और किसी उसमें नहीं है क्लॉज में सेव, यहाँ पर सेव लिखा है, सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3, जिसमें कहा गया है कि कोई भी नियोजक अगर अपील करने का विकल्प लेता है, ठीक है, अगर वो ये चाहता है कि मैं अपील करूं तो वह जिसके खिलाफ अपील की गई है तो जो भी पैसा वहां जमा किया गया है तो निर्णय हो जाने तक उस धनराशि की अदायगी को रोक सकता है। देखिए किसकी धनराशि रोकेगा? मान लीजिए नियोजक के पास किसी कर्मकार की कोई राशि है, तो वो तब तक उस राशि को नहीं देगा या उसकी कटौती के जो बाकी पैसे हैं वो तब तक देने से रोक सकता है जब तक कि उसका निर्णय ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि निर्देश दे दिया निरीक्षक ने कि भाई आपने इतनी कटौती की तो आप इसकी कटौती के जो भी पैसे हैं इसको लौटाओ। तो अगर उस आदेश के खिलाफ अपील का प्राविधान है और वहां पर अपील में जाया जा चुका है तो उन पैसों को तब तक रोका जा सकता है जब तक कि इसका निर्णय नहीं हो जाता। निर्णय हो जाने के बाद ही बाकी पैसे दिए जाएंगे। और सबसे लास्ट प्रोविजन है सेक्शन 17 का सबसेक्शन 4, जिसमें कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय किसी भी ऐसे प्रश्न पर जो कि विधि विषयक प्रश्न है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उसको समझ में नहीं आ रहा न्यायालय को, तो उसके डिसीजन के लिए हाई कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। किस चीज के लिए?
हाई कोर्ट में कब भेजा जाता है भाई किसी चीज को? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द कोर्ट रेफर टू द अपील के लिए। if it think fit submit any question of law for the decision of the high court and if it so does shall decide the question in conformity with such decision। हाई कोर्ट जैसा भी निर्णय देगा उस निर्णय के अनुसार ही अपीलीय न्यायालय निर्णय करेगा या निर्णित करेगा। इसके साथ ही आपका जो एक्ट है ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ये खत्म होता है। इसमें अपील में आप और भी चीजें लिख सकते हैं जो यहाँ पर नहीं है, जैसे कि अपील 2 प्रतियों में होती है हमेशा, और अपील अगर अपील में कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर उसको न्यायालय का शुल्क भी जमा करना होता है। और इसमें एक ही अपील होती है, अपील में जो भी आदेश आएगा वो अंतिम माना जाएगा, उस अपील के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, अपील के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 है जिसमें कि बताया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उसके लिए हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। पुनरीक्षण पहले ही हो रहा है उसका, तो पुनरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके खिलाफ फिर से हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपील ले जाएं। देखिए यहाँ तक आपका ये वाला एक्ट खत्म हो रहा है। ओके मैम। ठीक है ना।